वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम अकाडमी। वसीम अकाडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का जो जैक बोर्ड 2022-23 सेशन का जो मॉडल पेपर आज हम लोग वो देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह एक प्रकार की योजना थी जो टाइगर प्रोजेक्ट था, जिसमें टाइगर को बचाने के लिए शुरू किया गया था। वो टाइगर प्रोजेक्ट योजना जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो इसका आंसर जाएगा वो 1972 से 73 के बीच। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बात किया, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो आंसर क्या बनेगा? सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? ये आपसे पूछा कि कौन सी ऐसी धातु है जिसकी विद्युत लेपन के द्वारा, मतलब जिसका विद्युत हम लेपन करेंगे उसके ऊपर तो उसकी चमक बढ़ जाएगी, उससे चमक बढ़ जाएगी। तो ये जो मेरा इसका राइट आंसर बनेगा वो मेरा क्या है? क्रोमियम। नेक्स्ट, संचारीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? चींटी या ड्रैगन मक्खी या मकड़ी या घरेलू मक्खी? तो संचारीय रोग मतलब एक जगह से दूसरे को फैलाना, तो ये इस किसका काम है? घरेलू मक्खी का। निम्नलिखित में कौन सा जंतु जारायुज है? एक जारायुज की बात किया, कौन सा जंतु जारायुज है? मुर्गी, कौवा, बत्तख। ये मुर्गी, कौवा, बत्तख ये नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या देते हैं? अंडे। अब अंडा देता है और यहाँ पे मानो क्या, जो बच्चे का जो जन्म देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 6 का ए, मनुष्य। नेक्स्ट, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? शुष्क मौसम में जब हम लोग कंघी करते हैं तो बाल जो है बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ईंधन जिसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक जो इसमें ऊष्मीयमान होगा वो किसका होगा? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इनमें से कौन सा गुणसूत्र है? इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? नर का बात कर रहा है, नर का जो बात कर रहा है कि नर का निर्धारण करना XY से क्या होता है? नर। अगर हम XX की बात कर दें तो इससे क्या होगा? मादा। तो इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करेगा? तो A यानी कि XY। नेक्स्ट, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? जो मानव नेत्र है उस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वो बनता है रेटिना पे। खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं, चना, आलू, धान। तो गेहूं, चना और आलू ये मेरा क्या है? रब्बी में आता है। और जो धान है वो मेरा किस में आएगा? खरीफ में। तो जो ये मेरा जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? धान। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पहले की बात करें, पहले 9 थे। घर्षण हमेशा, जो घर्षण बल है, घर्षण बल वह बल जो वस्तु के एक विपरीत दिशा में लगते हैं। तो घर्षण बल हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है, ना लाभदायक है, या क्या है? या कुछ मामले में हानिकारक है तथा कुछ मामले में लाभदायक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मामले में हानिकारक है तथा कुछ मामले में लाभदायक है। नेक्स्ट, पैराशूट बनाने में किस रेशे का इस्तेमाल किया जाता है? तो पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? नायलॉन का। नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट बनाने के लिए किया जाता है। मानव के कानों के लिए सर्वता का पारस यानी सुनने का, जो मानव का जो कान है जो सुन पाता है, किस रेंज तक का? रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी फॉर द ह्यूमन ईयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 HZ से 20 HZ के बीच ये सुन पाते हैं। जो मानव का कान है वो 20 HZ से 20,000 HZ के बीच के ध्वनियों को सुन पाते हैं। 16 नंबर,
किस यंत्र के उपयोग से भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें क्या होगा, सिस्मोग्राफ जो भूकंप लेखी है, इसके द्वारा भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? जो विश्व तापन है उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या नाइट्रोजन के बढ़ने से, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ने से, ओजोन की बढ़ती मात्रा के कारण? नहीं, इसका राइट आंसर होगा विश्व तापन का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से क्या होता है, विश्व का जो तापन है वो बढ़ने लगता है। संकटापन प्रजाति हैं, इनमें से जो संकटापन जो प्रजाति हैं वो कौन है? घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो संकटापन जो प्रजाति हैं वो क्या होंगे? बाघ होंगे। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्या अनुपस्थित होते हैं? उपस्थित बोलता, उपस्थित में कोशिका होते हैं, केंद्रक होते हैं, जीवद्रव होते हैं, लेकिन जो कोशिका भित्ति है ये अनुपस्थित होती है। किसमें? जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। तो ये किसमें उपस्थित होता है? अगर पूछ दे कि उपस्थित किसमें होता है तो आप क्या लगाएंगे? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? तो क्लोरीन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए? क्लोरीन का। अब 21 नंबर, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम बताइए। जो विश्व का पहला प्रतिजैविक था एंटीबायोटिक वो कौन था? तो विश्व का पहला प्रतिजैविक का कौन था? तो जो विश्व का पहला था उसका नाम क्या होगा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन विश्व का पहला प्रतिजैविक था। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या होता है? तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ से 1 ले लेते हैं 2, तो यहाँ क्या होगा? 2:1, ये याद रखने के लिए। तो 22 का क्या बनेगा? A 2:1, 22 का A। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, बैक्टीरिया में। तो किस में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? द्विखंडन के द्वारा किस में होगा? अमीबा में। अमीबा में होता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, जो द्रव का दबाव है वह गहराई के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो जो द्रव का दबाव है वह गहराई के बढ़ने से क्या होगा? जो द्रव का गहराई के बढ़ने से वो क्या होगा? बढ़ता है। जो द्रव का दबाव है वो गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक, जो ईंधन है उसके ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होगा? ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होगा किलोग्राम, किलोजूल, किलोजूल प्रति किलोग्राम या केजे। इसका आंसर क्या होगा? किलोजूल प्रति केजी। नेक्स्ट, किशोरावस्था की उम्र है। जो किशोरावस्था है उसकी उम्र कितनी है? किशोरावस्था की उम्र है 21 से 19 वर्ष, 16 से 10 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। जो किशोरावस्था है तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 11 से 19 है या 6 से 10 है या 0 से 6 है। तो किशोरावस्था की उम्र क्या होगी? 11 से 19 वर्ष। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए जो हम पढ़ते हैं उसके लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या होगी? तो सामान्य नेत्र के लिए जो सुविधाजनक दूरी होगी वो मेरा होगा 25 सेंटीमीटर। वो होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट,
फूलों फलों एवं सब्जियां का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, जब उसका हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो उसका उत्पादन क्या कहलाएगा? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना क्या कहलाएगा? हार्टिकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हार्टिकल्चर। नेक्स्ट, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या का तारा भी कहा जाता है? किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा भी कहा जाता है? बुध को, पृथ्वी को, शुक्र को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र को। शुक्र को क्या कहेंगे? भोर का तारा या शाम का तारा, जिसे संध्या बोला गया, संध्या का तारा। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? किस आकृति की वस्तु पर जो तरल घर्षण होता है वो कम होता है? तो नौकाकार जो होता है उस पे क्या होता है? कम होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जो जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। अगर पूछ देता नहीं होते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। मतलब जैव निम्नीकरणीय मतलब जो सड़ जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरणीय। और जो नहीं सड़ पाते उसे क्या बोलते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की प्रबलता है वो किस पे निर्भर करती है? तारत्व पे, आयाम पे, शोर पे, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की प्रबलता वो निर्भर करती है आयाम पे, एम्पलीट्यूड। विपरीत आवेशों के बीच, 33 नंबर, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? जो विपरीत आवेश होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होती है। क्या होता है? आकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच क्या होंगे? आकर्षण की प्रतिक्रिया होती है। 34, हरितगृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस। हरितगृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो हाँ, यह क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों में कोई नहीं। तो देखिए, हरितगृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस जो है वो दोनों है। वह पुस्तक 35 नंबर, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा, येलो डाटा या रेड डाटा। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या कहेंगे? रेड डाटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में या निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो देखिए, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा नहीं होंगे, तो होंगे कौन? जीवाश्म ईंधन है इसमें, वो क्या है? कोयला। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव के बीच जो खाली संरचना होती है उसे हम लोग बोलते हैं रिक्तिका। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो यहाँ पे करती है, तो ये मेरा क्या होगा? श्वेत फास्फोरस। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? जो किण्वन प्रक्रिया थी, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने, लुई पास्चर ने। तो किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। किसका संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। 40 का आंसर ए होगा।
विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया था। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था डॉली। विश्व में जो सर्वप्रथम एक भेड़ क्लोन को विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? डॉली। तरल है। नेक्स्ट, तरल है ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो होगा, जो तरल है वो क्या होगा? द्रव एवं गैस दोनों होगा, द्रव एवं गैस दोनों होंगे। नेक्स्ट, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है वो पानी है। अब यह पानी क्यों डालोगे? पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। तो विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। लड़कों के गलों के सामने, जो लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? एडम्स एप्पल या कंठमणि, एडम्स एप्पल या कंठमणि। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो जो श्वेत प्रकाश होते हैं उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? तो वो पूछ रहा, अनाज कहेंगे, फसल कहेंगे, कृषि कहेंगे या खेती कहेंगे? क्या कहेंगे? तो जब एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी बहुत सी जब फसलें उगाई जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कृषि। क्या बोलेंगे? कृषि। जब एक स्थान पर बहुत सी फसलों के उगाए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फसल कहेंगे, फसल। ये गलत, फसल कहेंगे। नेक्स्ट, तो 46 का आप सुधार लेंगे। 46 का क्या होगा? फसल। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? जो खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में। तो किस में मापेंगे? प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़ों सतहों पर अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जो घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतह पर अधिक होगा, इसलिए रुखड़े सतह पर हम आसानी से चल पाते हैं, जबकि अगर हम चिकने सतह की बात करें उस पर हम लोग फिसल जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिस्टर, सेल्यूलोज, एक्रिलिक, नायलॉन। तो क्या होगा? सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है वो प्राकृतिक बहुलक है। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, अप्रिय मतलब खराब, अच्छी नहीं लगती, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे शोर कहेंगे। और जो ध्वनि सुनने में अच्छी लगती है उसे क्या कहेंगे? संगीत कहेंगे। इसी के साथ एक सेट आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।